हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्यवसायिक अध्ययन का अध्याय 1 जो है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। बच्चों, पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रबंध की उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन काल में मनुष्य अपने कार्यों को अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरा करता था। पहले तो वह स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था। धीरे धीरे जब वह स्वयं अपनी आवश्यकताओं को पूरा ना कर सका तब उसे दूसरों की जरूरत पड़ने लगी, और जब उन्होंने दूसरों से मदद लेना शुरू करी, एक दूसरे की सहायता की, तो संगठन की उत्पत्ति हुई। संगठन का मतलब ही यह होता है कि एक दूसरों की सहायता करना, और धीरे धीरे फिर संगठन के साथ नियोजन, नियंत्रण और सभी क्रियाओं का जन्म हुआ। इन्हीं क्रियाओं से बंधी एक प्रक्रिया जिसे हम प्रबंध कहते हैं। इस प्रकार प्रबंध की उत्पत्ति हुई। अब हम जानेंगे प्रबंध की अवधारणा के बारे में। प्रबंध की अवधारणा क्या है? पहला है प्रबंध उत्पादन के साधन के रूप में। जी हाँ बच्चों, उत्पादन के जो साधन होते हैं जैसे पूंजी, श्रम, भूमि, इनके साथ साथ अब प्रबंध भी एक उत्पादन का साधन हो गया है। उत्पादन के सभी साधन होने पर अगर प्रबंध नहीं है तो उत्पादन का कार्य हम पूर्ण नहीं कर सकते, इसलिए इसे अब एक साधन के रूप में माना जाने लगा है। अगला है विशिष्ट व्यक्तियों के समूह के रूप में। बच्चों, हमने पहले भी कहा है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसे किसी विशेष व्यक्तियों के ग्रुप के द्वारा पूर्ण किया जाता है, इसलिए प्रबंध की जो प्रक्रिया होती है वह विशिष्ट समूह, जो समूह व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है, उसके रूप में भी प्रबंध की प्रक्रिया को माना जाता है। अगला है प्रबंध व्यवसाय के अंग के रूप में। जैसे मनुष्य के शरीर में सभी अंगों का महत्व होता है, वैसे ही व्यवसाय के सभी अंगों के साथ साथ प्रबंध को भी एक अंग माना जाने लगा है व्यवसाय का, इसलिए यह अंग महत्वपूर्ण हो गया है व्यवसाय में कार्य करने हेतु। अगला है प्रबंध पेशे के रूप में। जी हाँ बच्चों, पेशा मीन्स जिसमें हम पहले शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर अपनी सेवाओं से लाभ कमाते हैं, तो प्रबंध भी एक पेशे का रूप धारण कर चुका है। प्रबंध की पहले पढ़ाई की जाती है और फिर उससे हम लाभ कमाते हैं। कार्य के रूप में, प्रबंध एक कार्य के रूप में। जी हाँ बच्चों, प्रबंध प्रक्रिया है, इसलिए इसे एक कार्य के रूप में पूर्ण किया जाता है। प्रबंध प्रणाली के रूप में। प्रबंध हर विभाग में बनाए जाते हैं और विभाग में हर कार्य को पूर्ण करने के लिए नीति, नियम, विधियां बनाना ही एक प्रणाली कहलाता है, इसलिए प्रबंध को एक प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं प्रबंध से आशय। प्रबंध क्या है? बच्चों, प्रबंध जिसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और उन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है, और योजना के अनुसार जो क्रियाएं की जाती हैं उसी को ही हम प्रबंध कहते हैं। हम प्रबंध की परिभाषा के बारे में जानेंगे, जो है हेनरी फोल के अनुसार प्रबंध वह पूर्व निर्धारित योजनाओं को बनाना और उन योजनाओं के आधार पर संगठन करना ही प्रबंध की प्रक्रिया कहलाती है, प्रबंध कहलाता है। आगे हम जानेंगे प्रबंध की विशेषताओं के बारे में। प्रबंध की 5 विशेषताओं को समझाऊंगी मैं यहाँ। पहला है प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जी हाँ बच्चों, प्रबंध की जो प्रक्रिया होती है वह उद्देश्यपूर्ण होती है। इस प्रक्रिया को हम तभी संपन्न करते हैं जब हमारे पास कोई उद्देश्य हो और जब हमें किसी उद्देश्य को प्राप्त करना हो। प्रबंध सर्वव्यापी सिद्धांत है। प्रबंध का जो सिद्धांत होता है वह सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी अर्थात सभी जगह प्रयोग करने योग्य, यानी कि प्रबंध के सिद्धांतों को हम सभी जगह प्रयोग कर सकते हैं, फिर चाहे वह कोई भी संस्था हो, चाहे वह विद्यालय हो या कोई भी धार्मिक संस्था, हम प्रबंध की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। प्रबंध की जो प्रक्रिया है वह निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, यह कभी भी समाप्त नहीं होती। उद्देश्य पूर्ण हो जाने के बाद भी इस प्रक्रिया का अपनाया जाता है। उद्देश्य पूरे हो जाने के बाद भी उनका नियंत्रण, उनका मूल्यांकन करने के लिए प्रबंध की प्रक्रिया चलती रहती है। प्रबंध की प्रक्रिया एक सामूहिक प्रयास है। सामूहिक प्रयास यानी कि समूह, ग्रुप के द्वारा इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। एक व्यक्ति प्रबंध की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकता, बल्कि इसको एक ग्रुप के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति। जी हाँ बच्चों, प्रबंध की प्रक्रिया में पहले से ही निर्धारित उद्देश्यों को
प्राप्त करना होता है। इसमें हम बीच में या कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ को नहीं डाल सकते, बल्कि जो पहले से हमने उद्देश्यों को ठान रखा है, जिनकी योजना बनाई है, उन्हीं को ही प्राप्त किया जाता है। ये थे प्रबंध की विशेषताएं। अब हम जानेंगे प्रबंध के उद्देश्य के बारे में। प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं? प्रबंध के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। पहले हम बात करेंगे संगठनात्मक उद्देश्य की, कि संगठनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। जो ऐसे उद्देश्य जो संगठन के लिए पूर्ण किए जाए। तो संगठन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? वह हो सकता है कम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सके और उद्योग में आने वाली जटिलताओं को पूरा किया जा सके, श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया जाए और चल रही प्रतियोगिताओं का सामना किया जाए। ये होते हैं संगठनात्मक उद्देश्य। इन सब उद्देश्यों को पूरा करना प्रबंध का ही कार्य होता है, ताकि हम संगठन में विकास कर सकें। आगे बात करते हैं हम सामाजिक उद्देश्यों की। सामाजिक उद्देश्य जो समाज के प्रति होते हैं। हम सब जानते हैं समाज का जो मुख्य अंग है, जो मुख्य प्रमुख बिंदु है, वह है पर्यावरण। तो सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहले प्रबंध का ये कार्य होता है कि जो व्यवसाय हम कर रहे हैं उसमें जो वातावरण है वह स्वच्छ बना रहे, उसमें किसी भी प्रकार की हानि हमारे व्यवसाय से ना हो। ये सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। और दूसरा उद्देश्य होता है सामाजिक में, जो समाज में रह रहे व्यक्ति हैं उनको हम अपने व्यवसाय के द्वारा रोजगार उपलब्ध करा सकें, और समाज में रह रहे उपभोक्ता जो हमारे प्रोडक्ट को प्रयोग कर रहे हैं, उन उपभोक्ताओं की सारी आवश्यकताओं, सारी रुचियों का ज्ञान प्राप्त कर हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ये होते हैं एक प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत उद्देश्य के बारे में। व्यक्तिगत उद्देश्य सामाजिक और संगठन उद्देश्य की बात करें, जिसमें संगठन और समाज के बारे में हमने जाना। व्यक्तिगत उद्देश्य में इन सबसे परे जो प्रबंधक होता है या जो संगठन में कार्य कर रहे व्यक्ति होते हैं, उनके स्वयं के पर्सनल कुछ उद्देश्य होते हैं। वह अपने जीवन में ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, वह एक अच्छी सैलरी प्राप्त करना चाहते हैं, एक अच्छे घर में, एक अच्छे वातावरण में रहना चाहते हैं, जिसके कारण वह इन व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी पूर्ण करते हैं, और इसको पूर्ण करने में सहायता करने वाला प्रबंधक ही होता है। हमने जाना इन उद्देश्यों के बारे में, जो थे संगठनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्य। अब हम बात करेंगे प्रबंध के महत्व के बारे में। प्रबंध क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए और उद्योग के लिए और समाज के लिए? पहला है औद्योगिक जटिलताओं के निवारण हेतु। जी हाँ, उद्योगों में जितनी भी जटिलताएं आती हैं उनका निवारण करना प्रबंध का मुख्य कार्य होता है। वही इन जटिलताओं को निवारण करता है, समस्या को पहचानता है और फिर उसे हल करता है। इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु। व्यवसाय में जिन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे होते हैं उनका समुचित प्रयोग हो सके, उनमें कोई भी हानि ना हो, किसी भी प्रकार का विदोहन ना हो, इसलिए भी प्रबंध महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अगला, तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु। उद्योगों में, व्यवसायों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आता जा रहा है। उस कंपटीशन का सामना करने के लिए प्रबंध एक महत्वपूर्ण कड़ी हो गया है। मैनेजमेंट से ही हम प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हैं। अगला है राष्ट्र के विकास हेतु। जी हाँ बच्चों, जब हम अपने बिजनेस में विकास करते हैं तो बिजनेस के साथ साथ हम हमारे राष्ट्र का भी विकास करते हैं, तो यह राष्ट्र के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। श्रम समस्याओं का समाधान करने हेतु भी महत्वपूर्ण है प्रबंध। श्रम मीन्स जो वहाँ पर कार्य कर रहे कर्मचारी होते हैं, उनके कार्यों में जो आने वाली समस्याएं होती हैं छोटी बड़ी, उन समस्याओं का समाधान भी प्रबंध की प्रक्रिया द्वारा ही किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। इसलिए भी प्रबंध महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अब हम बात करेंगे प्रबंध के प्रकृति के बारे में। प्रबंध की प्रकृति क्या है? प्रबंध किस प्रकार, किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण और क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है? प्रबंध पहले तो हम विज्ञान के रूप में जानेंगे, फिर कला के रूप में और फिर पेशे के रूप में। विज्ञान प्रबंध किस प्रकार विज्ञान के रूप में माना जाता है? विज्ञान जो ज्ञान से भरपूर है। जैसे हम देखते हैं साइंस हम लोग पढ़ चुके हैं, साइंस में कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे फॉर्मूलेज होते हैं जो परिणाम पर आधारित होते हैं।
उसी प्रकार प्रबंध भी परिणाम पर आधारित होता है, प्रबंध की प्रक्रिया भी परिणाम पर आधारित होती है। इसमें योजना तो बनाई जाती है, लेकिन योजना तब पूर्ण मानी जाती है जब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, जब हमें प्रॉफिट होने लगता है। और इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध भी एक विज्ञान की तरह ज्ञान से भरपूर प्रक्रिया है। अब हम जानेंगे प्रबंध एक कला किस प्रकार है। आप सभी जानते हैं कला क्या होती है, जैसे डांस, सिंगिंग, ड्राइंग, ये सब कला के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें हम अपने अंदर की प्रतिभाओं को, छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालते हैं और जैसे जैसे इनका प्रयास करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी कला में और निखार होता जाता है। सेम ऐसा ही प्रबंध को भी माना गया है कि यह भी एक कला है। जैसे जैसे व्यक्ति इस प्रक्रिया को पूर्ण करता जाता है वैसे वैसे उसके कार्य में और सफलता प्राप्त होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। अब हम जानेंगे प्रबंध को एक पेशे के रूप में। पेशा जिसमें व्यक्ति प्रशिक्षित होकर अपनी सेवाओं से लाभ कमाता है उसे कहा जाता है पेशा। प्रबंध को भी अब पेशा कहा जाने लगा है, क्योंकि प्रबंध की अब पढ़ाई की जाती है, उसकी शिक्षा प्राप्त की जाती है, डिग्री प्राप्त करते हैं और फिर डिग्री प्राप्त करने के बाद आप किसी भी संस्था में मैनेजर के रूप में कार्य करके अपनी सेवाएं देकर लाभ कमा सकते हैं। इसलिए प्रबंध भी एक पेशे के रूप में जाना जाने लगा है। अब हम बात करेंगे प्रबंध के स्तर के बारे में। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं बच्चों। पहला होता है उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर में व्यवसाय के संचालक मंडल शामिल होते हैं, अधिकारी लोग शामिल होते हैं जो उस व्यवसाय की स्थापना करते हैं, उस व्यवसाय को संचालित करते हैं, वह होते हैं उच्च स्तरीय प्रबंधक, है ना। मध्य स्तर में बच्चों प्रबंधक आते हैं जो विभागीय प्रबंधक होते हैं, जो विभाग में प्रबंधकों को स्थापित किया जाता है, और उप विभागीय प्रबंधक कर्मचारी लोग मध्य स्तरीय प्रबंधक में आते हैं, है ना, मध्य स्तर में आते हैं। अगला है निम्न स्तर। निम्न स्तर में बच्चों कर्मचारी लोग और श्रमिक लोग जो कार्य कर रहे होते हैं, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक में सुपरवाइजर जो सुपरवाइजर करता है कर्मचारियों को, वह भी निम्न स्तर में शामिल होता है। ये 3 स्तर होते हैं जो प्रबंध के कार्य को पूर्ण करने में पूरी सहायता करते हैं। इन्हीं स्तरों के अनुसार कार्य किया जाता है, किस तरीके से आदेश दिया जाना है, किस तरीके से हमारा मैसेज ऊपर तक पहुंचाना है, ये इस स्तर के अनुसार कार्य किया जाता है ना। अब हम बात करेंगे प्रबंध के कार्यों के बारे में। प्रबंध के 2 प्रकार के कार्य होते हैं बच्चों। पहला होता है मुख्य कार्य और दूसरा होता है सहायक कार्य। मुख्य कार्य जो प्रमुख होते हैं, जो व्यवसाय को संचालित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। मुख्य कार्य में सबसे पहला है नियोजन। नियोजन जो नाम से ही समझ में आ रहा है, नियन की पहले से योजना बनाना, नियोजन करना कहलाता है। यानी कि पहले से ही कार्य जो हमें उद्देश्य प्राप्त करना है उसके अनुसार योजना बनाना प्रबंध का मुख्य और प्रथम कार्य होता है, योजना बनाना, है ना। अगला कार्य होता है संगठन करना। योजना के अनुसार ही संगठन किया जाता है। संगठन की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा कार्य के लिए कौन से व्यक्ति की आवश्यकता होगी, कौन सी मशीन्स की आवश्यकता होगी, कौन से स्थान की आवश्यकता होगी और किस कच्चे माल की आवश्यकता होगी, इस सब को एकत्रित करना संगठन कहलाता है। यह प्रबंध का दूसरा कार्य होता है। संगठन करने के बाद बच्चों प्रबंध का जो तीसरा कार्य होता है वह होता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण मतलब संगठन के अनुसार हमें किन किन व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, अपनी योजना के अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए उन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। इस स्टेज पर आकर कि इस व्यक्ति के लिए, इस कार्य के लिए इस व्यक्ति की नियुक्ति, तो इस नियुक्ति के अंतर्गत प्रबंधक अधिकारियों को बुलाते हैं, कर्मचारियों को बुलाते हैं और फिर उनको नियुक्ति करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं और उनके अनुसार उन्हें कार्य सौंपा जाता है। कार्य सौंप देने के बाद जो प्रबंध का अगला काम होता है वो होता है निर्देशन करना। कार्य दे दिया, फिर उन्हें डायरेक्शन दिया जाता है कि इस कार्य को कैसे पूरा किया जाए। निर्देश देना मतलब डायरेक्ट करना कि ऐसे तरीके से इस कार्य को इस समय तक पूरा करना है। यह भी काम प्रबंध का ही होता है जो नियुक्ति के बाद किया जाता है। इसके बाद किया जाता है नियंत्रण करना। नियोजन कर लिया,
संगठन कर लिया, नियुक्तियां भी कर ली और निर्देशन भी दे दिया, सारे काम हो गए लगभग। इस काम के बाद हम लोग नियंत्रण, प्रबंधक जो होता है वो नियंत्रण का कार्य करता है कि जिस अनुसार मैंने योजना बनाई थी क्या उसी के अनुसार मेरा कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो योजना है वह उद्देश्यपूर्ण योजना जो मैंने बनाई है वह मेरे उद्देश्य को पूर्ण करने में पूरी तरीके से पूर्ण हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात का नियंत्रण किया जाता है प्रबंधक के द्वारा। वह निर्देशन के बाद करता है और नियंत्रण करने के बाद वह समन्वय स्थापित करता है। समन्वय मीन्स मेल जोल करना, आपसी सहयोग देना। समन्वय का मतलब होता है एक दूसरे के साथ सहायता करके कार्यों को पूर्ण करना। समन्वय प्रशासन और प्रबंधक और कर्मचारी तीनों में बनाए रखना प्रबंधक का मुख्य कार्य होता है, तभी हम उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो थे बच्चों मुख्य कार्य। अब हम जानेंगे सहायक कार्य के बारे में कि प्रबंध के सहायक कार्य कौन से होते हैं। सहायक कार्य में सबसे पहला होता है निर्णय। प्रबंध के कार्यों में निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। हर कार्य को करने से पहले उसे अपना विचार इस तरीके से रखना होता है कि कौन सा निर्णय लेने से संस्था को लाभ होगा या नहीं होगा, वह तब इस निर्णय को ले पाता है। अगला है शोध कार्य। सहायक कार्यों में ही शोध कार्य किया जाता है बच्चों। शोध कार्य में मतलब अनुसंधान करना। अनुसंधान मीन्स जो काम हम कर रहे हैं उसमें नई नई खोज करने से होता है बच्चों। प्रबंध का यह कार्य होता है कि वह जिस व्यवसाय में कार्य कर रहा है उसमें नई नई खोज करे और नए नए तरीकों को अपनाए। अगला है नवाचार। नव परावर्तन कहा जाता है। नवाचार मीन्स जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो चीज़ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें नए नए तरीकों को अपनाकर एक नया रूप हम उपभोक्ता के सामने पहुंचाएं। यह भी प्रबंध का ही कार्य होता है। अगला होता है प्रतिनिधित्व करना। प्रबंध एक बीच की कड़ी होती है जो प्रशासन और कर्मचारियों श्रमिकों के बीच प्रतिनिधित्व का कार्य करता है। यानी कि प्रशासन की जो नीतियां हैं उनको पूर्ण करवाना प्रबंध का कार्य होता है। किससे करवाएगा? श्रमिकों से। और श्रमिकों का जो मैसेज होता है, जो मांग होती है, उनको प्रशासन तक पहुंचाना भी किसका काम होता है? प्रबंधक का। तो प्रबंधक जो होता है वह एक प्रतिनिधित्व का कार्य भी करता है। आगे हम बात करेंगे प्रशासन, प्रबंधक और संगठन के बारे में। इन तीनों में क्या अंतर है, ये तीन चीजें क्या होती हैं? प्रशासन, इसके अंतर्गत संचालक मंडल शामिल होते हैं। प्रशासन मीन्स एक तरीके से आम भाषा में अगर हम बोले तो हमारे व्यवसाय का बॉस है ना। इस प्रशासन के अंतर्गत जो व्यवसाय चालू कर रहा है, संचालित कर रहा है और जो उस व्यवसाय में पैसा लगाता है वह सब प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रबंधक। प्रबंधक जो प्रशासन के द्वारा जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं। अच्छा, प्रशासन में नीतियां निर्धारित करने वाले भी होते हैं। नीति निर्धारित तो वही करेंगे जो हमारे व्यवसाय को स्थापित कर रहे हैं या संचालित कर रहे हैं ना, तो वही प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो प्रशासन नीति निर्धारित भी करता है। तो जिन नीतियों को निर्धारित करता है, जिन उद्देश्यों को वह प्रशासन निर्धारित करता है बच्चों, प्रबंधक उन उद्देश्यों, उन नीतियों को पूरा करवाने का काम करता है, क्रियान्वयन करवाने का कार्य करता है, होता है प्रबंधन, है ना। प्रबंधन मीन्स वह जो प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं करता है। और अगला है संगठन। संगठन बच्चों वह होता है जो कार्य करता है उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जो उद्देश्य प्रशासन ने बनाए और जिन उद्देश्यों को क्रियान्वित करने का काम प्रबंधक कर रहा है उनको पूरा करने का काम संगठन करता है, जो प्रबंधक द्वारा करवाए जाते हैं संगठन से। संगठन के अंतर्गत कर्मचारी होते हैं जो काम को पूर्ण कर एक उद्देश्य को प्राप्त करने में व्यवसाय की सहायता करते हैं। ये था प्रशासन, प्रबंधन और संगठन, इसका अंतर भी है। आगे हम जानेंगे प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। बच्चों, प्रबंध जितना व्यवसाय में काम करने के लिए उत्तरदायी होता है उतना ही वह समाज के लिए भी उत्तरदायी होता है। उसके समाज के प्रति भी बहुत सारे दायित्व होते हैं। हम जानेंगे कि प्रबंध का समाज के प्रति क्या दायित्व होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व।
प्रबंधक सबसे पहले अगर बिजनेस में कार्य कर रहा है तो वह सबसे पहले एक उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि बिजनेस में हम जिस चीज़ का प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हम किसके लिए बना रहे हैं, उपभोक्ता के लिए। जब तक हम उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा उत्पादित माल बेकार है। यानी कि हमें जो अपना प्रोटेक्शन करना है, उत्पादन जो करना है, वह ऐसा होना चाहिए बच्चों जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, उसकी हर समस्या का समाधान कर सके। अगला है कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। प्रबंधक का जो अगला उत्तरदायित्व होता है वह होता है कर्मचारी के प्रति। कर्मचारी को उचित व्यवस्था मिले जहाँ पर वो काम कर रहा है, उसके द्वारा किए गए काम में जितना उसको प्राप्त होना चाहिए लाभ, जितना उसको वेतन मिलना चाहिए वह मिल सके, जितना बोनस का वह हकदार है उसे वो मिल सके, और उसकी जो जीवन शैली है वो सुधर सके। ये सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने का काम भी प्रबंधन का ही होता है। अगला होता है अंशधारियों के प्रति उत्तरदायित्व। एक प्रबंधक अंशधारियों के प्रति भी उत्तरदायी होता है। अंशधारी वह होते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, तो उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होंगे। प्रबंधक को चाहिए कि अंशधारियों को समय समय पर हमारे बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और अंशधारियों को जितना लाभ है वह समय पर उन तक पहुंचाया जा सके, और अंशधारियों को प्रेरित कर सके प्रबंधक कि वह और पैसा हमारे बिजनेस में लगाए, जिससे हमारा बिजनेस और ग्रो करे और विकास करे। अगला होता है शासन के प्रति उत्तरदायित्व। प्रबंधक बिजनेस के साथ साथ समाज के साथ साथ शासन का भी उत्तरदायित्व होता है। शासन में सरकार के प्रति भी उत्तरदायित्व होता है। प्रबंधक को चाहिए कि वह सरकार के हर नियम का पालन करे अपने बिजनेस में, और अपने बिजनेस में काम कर रहे हर व्यक्ति के लिए भी वह शासन के हर नियमों का पालन कर पाए और वह ऐसे कार्य करे जिससे हमारे शासन, हमारे राष्ट्र सबका विकास हो सके। अगला है पूर्तिकर्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व। पूर्तिकर्ता जो हमारे बिजनेस के लिए कच्चा माल हमें उपलब्ध कराते हैं, उनके प्रति भी प्रबंधक के कई दायित्व होते हैं, जैसे हमें समय पर कच्चा माल प्राप्त हो सके इसकी इंफॉर्मेशन वो पहले से दे सकें, और कब और कैसे हमें उस माल को प्राप्त करना है, इन सारी चीज़ों को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायित्व प्रबंधक का होता है। अगला है स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व। प्रबंधक इन सभी उत्तरदायित्वों के साथ साथ अपने लिए भी उत्तरदायित्व होता है कि वह अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करे, अपने वेतन, बोनस, कमीशन से वह अपने जीवन स्तर को किस तरीके से और अच्छा बना सके और प्रभावशाली बना सके। अगला उत्तरदायित्व होता है ऋणदाताओं के प्रति। बिजनेस में जिससे हम लोग ऋण ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, उनके प्रति भी कई सारे उत्तरदायित्व होते हैं। ऋणदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व मतलब हमें उनको समय पर ऋण देना, ऋण लेना, वापस देना, है ना, कब किससे कितना ऋण लेना है ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें देना, हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देना, हमारे बिजनेस की ख्याति को ऋणदाताओं तक पहुंचाना कि हमारा बिजनेस यहाँ पर है, आप इसमें और लोन लगाएं और पैसा लगाएं ताकि हम और ग्रो करें, और ऋणदाताओं को समय समय पर उनका ब्याज देना जिससे कि वह अपनी सारी जो भी उनको बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है पूरी मिल सके और वह संतुष्ट रहे हमारे बिजनेस से। इस तरीके से हमने जाना कि प्रबंधक का समाज के प्रति क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रबंधक के क्षेत्र। अब हम जानेंगे प्रबंधक के क्षेत्र क्या होते हैं। पहला होता है सेवीवर्गीय प्रबंधक। यह वह प्रबंधक होते हैं बच्चों जो अलग अलग विभागों में कार्य करते हैं और अलग अलग विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों का सहयोग करते हैं। वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन जो हमारे बिजनेस की वित्तीय फाइनेंशियल स्थिति को देखते हैं कि कितना पैसा कहाँ से आया, कहाँ पर गया, ये सारी चीज़ें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर अधिक लाभ होता है, इन सब को वित्तीय प्रबंधक द्वारा पूर्ण किया जाता है। अगला है क्रय प्रबंधन। क्रय प्रबंधक जो कच्चे माल को खरीदने का काम करता है कि कच्चा माल कहाँ से खरीदना है, कहाँ पर हमें कम में मिलेगा, कहाँ पर अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और कौन सा कच्चा माल हमारे बिजनेस के लिए उपयोगी है, उन सब की जानकारी क्रय प्रबंधक के अंतर्गत रहती है। अगला है उत्पादन प्रबंधक। उत्पादन प्रबंधक हमारे बिजनेस में उत्पादित माल के लिए सभी ये जानकारियों को रखता है कि कितना माल हमें उत्पादित करना है और कहाँ पर हमें उसको
सप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें उत्पादन प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। अगला पढ़ेंगे विपणन प्रबंधन। विपणन प्रबंधन के अंतर्गत मार्केटिंग जिसे कहा जाता है, मार्केटिंग के अंतर्गत यह वह जानकारी प्राप्त करता है जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए मार्केट में क्या मूल्य है, क्या प्लेस है। मार्केट में जैसे कि हमने कोई चीज़ प्रोडक्ट की है, वह मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाए और कितने लोग उसको हमसे खरीदना चाहते हैं, कितनी उसकी मांग है, कितना हम उसका मूल्य रखें कि हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। ये सारा कार्य विपणन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अब हम जानेंगे बच्चों भारत में प्रबंधन की आवश्यकता है। भारत के लिए प्रबंधन क्यों अनिवार्य होता जा रहा है। सबसे पहला है राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए। जी हाँ, जब हम अच्छा प्रबंधन प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेस में, हम लोग अच्छा प्रबंधन करते हैं तो हमारे बिजनेस का विकास होता है और बिजनेस के साथ साथ उद्योग के साथ साथ हमारे राष्ट्र का भी विकास होता है। जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि हम भारत में वर्तमान में हम जो सुन रहे हैं कि हम भारत में ही वस्तुओं का उत्पादन करें और जो वस्तुएं हम भारत में उत्पादित कर रहे हैं उसी का उपयोग हमारे भारतवासी करें, जिससे हमारे भारत का विकास हो। तो इसीलिए ही हमें राष्ट्रीय आय के विकास के लिए एक अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है बेरोजगारी की समस्या का हल करने हेतु। भारत में बहुत सारे व्यक्ति पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार उपलब्ध कराना भारत के लिए एक प्रबंधन की आवश्यकता के अनुसार ही पूर्ण किया जा सकता है। अगर भारत में मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी हम हमारे भारतवासियों को रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे अपने व्यवसाय में। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन। हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका हम प्रयोग भी करते हैं, लेकिन हम ऐसा प्रयोग करें, इसका ऐसा मैनेजमेंट हो कि हम इसका समुचित प्रयोग तो करें लेकिन इसका विदोहन ना करें, इसको नष्ट ना करें, ताकि हमें यह भविष्य में भी प्राप्त हो सके। निम्न जीवन स्तर। हमारे भारत में हमारे भारत के कई नागरिकों का जो जीवन स्तर है वह निम्न है। हम चाहते हैं कि उनका जीवन स्तर ऊंचा हो तो हमें एक अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत योग्यताओं का विकास। हर व्यक्ति में कई सारी योग्यताएं पाई जाती हैं। उन व्यक्ति की योग्यताओं को बाहर लाने के लिए, उसका विकास करने के लिए भी हमें एक अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता होती है। विदेशी प्रतियोगिताओं का सामना करना। विदेश में हमारे जैसे ही कई सारे बिजनेसमैन होते हैं जिनके साथ हम प्रतियोगिता कंपटीशन करें और उस कंपटीशन में हम आगे बढ़ें, इसके लिए हमें प्रबंधन की आवश्यकता होती है, एक अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अगला हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास हेतु। आर्थिक विकास में जो हमारी इकोनॉमिक है कंडीशन है उसमें हम लोग विकास करें। हम अपनी ही देखें, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसमें विकास करने के लिए हमें अपने घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होता है। वैसे ही हमें अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए देश में एक अच्छे मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। ये था हमने पढ़ा भारत में प्रबंधन क्यों अनिवार्य है। अब हम जानेंगे समन्वय। समन्वय बच्चों वह होता है जिसमें हम कार्यों को मिलजुल कर करने का प्रयत्न करते हैं और यह काम एक प्रबंधक के द्वारा ही किया जा सकता है। प्रबंधक को यह चाहिए कि वह प्रशासन में, प्रबंधन में और संगठन तीनों में समन्वय स्थापित कर सके। यदि समन्वय अच्छा होगा तो ही कार्य संपूर्ण और सरलता से पूर्ण किया जाएगा और जिससे हम अपने उद्योग का विकास करेंगे। उद्योग के विकास के साथ साथ हम हमारे देश का भी विकास करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।